Hi everyone, this is Ranchana, and this is going to be my first ever session on understanding Indian polity and Indian Constitution. ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर ये उन लोगों के लिए भी है जो बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने जस्ट अभी शुरू ही किया है स्टडी करना, और मैं ये समझती हूँ कि जब कोई नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का कोई भी स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो मोस्टली क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है समझने के लिए। ये शायद अब हम सबको अब ये पता ही है कि जो बेस्ट रिसोर्स है, बेस्ट बुक अवेलेबल इन द मार्केट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी इज Indian Polity by M. Lakshmikant. So, if somebody is preparing from that book, page by page, from first to last chapter, or even if somebody covers major topics from this book, it is kind of it gives an assurance that that student has covered a lot of main topics, because that book is just so good and it's indispensable for preparation. However, जब बट उसमें है क्या कि उस बुक के अंदर सब कुछ है, देखा जाए तो जो आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है वो सब दिया है, लेकिन एज एज समवन हु इज वेरी न्यू टू पॉलिटी, उनके लिए काफी डिफिकल्टीज आ सकती हैं कुछ चीजें समझने में। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को ही समझने में कई बार हम लोग थोड़ा सा फेस करते हैं ट्रबल कि इसका मतलब है क्या। ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं जो इस बुक में दिए हुए हैं जिनका एक बेसिक लेवल पे मीनिंग अगर हमें पहले से पता हो तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्यूमुलेट करें इंडियन पॉलिटी के लिए, ताकि जब हम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ें तो हमें चीजें क्लियर होती नजर आए। ऐसा ना हो कि हमने कुछ पढ़ा और हमें we have to go back to other resources to understand what it is written. So here in this series, my main goal will be to help people who who are struggling with understanding the basics of Indian polity. So before we start anything, इसमें हम एक्चुअली डिटेल बाय डिटेल इसमें पूरा हमें जो स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन की वो समझने से पहले आज बस हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो है क्या वो तो हम कवर कर लेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमें पहले की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वाई, कि ऐसा है ही क्योंकि हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़नी चाहिए। तो इसको हम एक बहुत एक एग्जाम्पल, एक एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। हम बहुत गेम्स खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट। अगर आप हर इस गेम में नोटिस करें तो हर गेम के अपने अलग रूल्स होते हैं, और जो प्लेयर्स होते हैं दे आर एक्चुअली सपोज टू गो बाय द रूल्स, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स दे हैव टू फेस सम पेनल्टी। अब ये रूल्स तो फंडामेंटल हैं जो उस गेम्स को गवर्न करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से ये समझ आता है कि दीज रूल्स आर कॉन्स्टिट्यूटिव टू दैट गेम। अगर हम उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम वो गेम को सही तरीके से खेल नहीं रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और ये एग्जाम्पल एक्चुअली एनसीईआरटी में भी दिया है फुटबॉल का, कि हम जो फुटबॉल खेलते हैं उन्हें ये ज्यादा अच्छे से पता होगा। जैसे कि फुटबॉल के अंदर हर टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, बट लेट्स से मैं उसमें 15 प्लेयर्स कर दिए। अगर एक टीम 15 प्लेयर्स के साथ खेल रही है और दूसरी टीम 11 प्लेयर्स के साथ खेल रही है, तो क्या ये फेयर गेम है? नहीं। हम एक स्फेरिकल बॉल होती है, उसकी एक डायमेंशन होती है जिससे फुटबॉल खेला जाता है। अगर इस बॉल की जगह अगर कोई डाइस ले आए जो हम लूडो में यूज करते हैं, तो क्या ये गेम हम फुटबॉल खेल रहे हैं? नहीं, हम उसको एक गलत तरीके से खेल रहे हैं। और भी कुछ, हर गेम के अपने अपने पर्टिकुलर रूल होते हैं
कि अगर आप ऐसा होगा तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा होगा तो आप आउट हो जाओगे, आपको पेनल्टी मिलेगी। तो इन सब रूल्स को ध्यान में रखते हुए एक गेम अपनी फंक्शनिंग करता है। अब लेट्स से कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, बट फुटबॉल में मेरी टीम में 16 लोग हैं या 8 लोग हैं, या मैं उस 8 लोगों की टीम डाइस के साथ फुटबॉल खेल रही है प्लेग्राउंड में, और वहां पे जो गोल नेट है वो भी नहीं है, तो क्या मैं फुटबॉल खेल रही हूँ? देखा जाए तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ, मैं कुछ और ही खेल रही हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम कुछ भी फंक्शनिंग कर रहे हैं, हम कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, या हम किसी चीज में एंगेज्ड हैं, अगर हमारे पास कुछ रूल्स या गाइडलाइंस हो तो हम केओस को अवॉइड कर सकते हैं। अब वैसे ही ये तो एक छोटे से गेम की बात हुई है जहां पे हम 11 लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सोसाइटी होती है, ऐसे ही एक कंट्री होती है जहां पे इतने लोग रहते हैं। अब आप खुद देखिए कि अगर हम एक घर में भी रहते हैं तो it's very common that at some point we fight with each other, or at some point we argue with each other, but एक फैमिली में तो ठीक है अगर 4-5 हैं लोग, या जितने भी लोग हैं एक, बट उनमें कहीं ना कहीं कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है कि वी आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। ऐसे ही अगर बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहने लग जाए तो रिसोर्सेस को लेके वो फाइट कर सकते हैं, स्पेस को लेके वो फाइट कर सकते हैं, अपने डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड बिलीव्स को लेके वो बहस कर सकते हैं। तो ये बहस ना हो, या ये बहस कम हो, या ऐसे झगड़े ना हो, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है। अब ये जरूरत हमें यहाँ पे ये बता रही है कि हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि कुछ कहीं पे कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है किसी एक डोमेन को, लेट्स से किसी फैमिली को या किसी गेम को। वहां पे कुछ रूल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस देंगे कि कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए फैमिली की, कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए सोसाइटी की, और कैसे फंक्शनिंग होनी चाहिए एक कंट्री की। We know that we have unity and diversity in our nation. Let's say without a constitution what would happen? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमने गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अब इनका क्या टेक्निकल वर्ड है वो हम आगे के सीरीज में देखेंगे। देखेंगे कि हम आगे चल के देखेंगे कि क्या मीनिंग होता है उन हर एक टेक्निकल टर्म्स का। बट यहाँ पे हम बस इतना ही समझते हैं कि कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके अंतर्गत हमको एक फैमिली या एक सोसाइटी या एक नेशन में हमको बिहेव करना चाहिए। ये तो हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसकी एक डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स the rules that constitute a game, a society or a country, right? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पे एक उसका पिक्चर है। इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं, वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पे इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इट्स अ रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो ओरिजिनल कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिखी गई थी 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश। अब वो ओरिजिनल कॉपीज कहाँ पे हैं? तो वो कॉपीज हैं लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और हमारे पास जो उसकी कॉपीज बनी हुई है, नॉट ओरिजिनल बट द कॉपीज दैट वर दैट हैड एक्चुअली दैट आर बेस्ड और मे बी द प्रिंट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉपी, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बस बहुत ही बेसिक। अब हमने ये समझ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की, इट्स अ हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स इट इज नॉट प्रिंटेड, इट इज नॉट टाइप्ड। ये एक हाथ से लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इन दैट रिस्पेक्ट इट्स द लेंथीएस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी कभी बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है। अब इट सजेस्ट दैट बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है कि कहीं से कुछ उधार लेना। अब वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी प्रिंसिपल्स हैं, काफी आइडियल्स हैं जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर बेस्ड हैं। बेस्ड नहीं, थोड़े से इंस्पायर्ड हैं। अब वो भी हमारा एक नेक्स्ट, इसके बाद जो अगला हम लेसन करेंगे उसमें हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने लिए हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन से।
और लास्ट में अब हम एक ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले उसमें 25 पार्ट्स हैं। अब हर एक पार्ट किस चीज से डील करता है, ऑफ कोर्स दैट वील सी इन लेटर सेशंस। और हर पार्ट के अंदर कुछ आर्टिकल्स होते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये समझना है कि वो आर्टिकल्स क्या है। यही वो आर्टिकल्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि कैसे सोसाइटी को वर्क करना है इंडिया के अंदर। और जैसे हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, बट अगर हम उनकी नंबरिंग देखें तो हमारा लास्ट पार्ट आता है 22 नंबर पे। जब हम इस लिस्ट को भी देखेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि क्यों हम बोलते हैं कि 25 पार्ट्स है, बट जो हमारा लास्ट पार्ट है दैट इज पार्ट नंबर 22। We also have something known as schedules. Originally we had 8 schedules, but now in our Indian Constitution we have 12 schedules. अब वो 4 नए schedules है, वो क्यों आए, वो कैसे आए, वो भी हमें सीखना है। पर आज के हमारे इस लेसन में हमने ये जाना है कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है, और हमने कुछ 2-4 फीचर्स देखे कॉन्स्टिट्यूशन के विच आर स्पेसिफिक टू इंडिया। अब एक आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, अगर आपके पास कोई भी बुक है, आप देखेंगे उसमें एक पेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रीफेस। अब अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर आप खुद से वो एक किसी भी एक बुक का प्रीफेस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उस प्रीफेस के अंदर अंडरलाइन प्रिंसिपल जो बुक का है वो एक पेज के अंदर एक ब्रीफ में बताया हुआ है। वैसे ही हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी एक प्रीफेस है जिसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। अब वो प्रियम्बल क्या है और उस प्रियम्बल से हमें क्या क्या इंडियन पॉलिटी के बारे में समझने को मिलता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।